हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर लेके आया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस फॉर योर यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 या उससे रिलेटेड कोई और एग्ज़ाम होता है। सारे एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जो आज क्वेश्चंस हैं वो इंडियन पॉलिटी से लिए गए हैं। पढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि हमारे संविधान ने वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए क्या मिनिमम एज प्रिस्क्राइब की है। तो आपको बताना है कि 18 वर्ष है, 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 वर्ष है। तो हमारे संविधान ने या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो प्रेसिडेंट के लिए एज प्रिस्क्राइब्ड की है, तय की है, वो है 35 वर्ष। मिनिमम एज फॉर अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 35 ईयर। तो मतलब जो मिनिमम एज है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए, वो 35 साल का होना चाहिए। और भी अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मिनिमम एज फॉर अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज एमएलए 25 ईयर। जानते हैं कि एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए आप 25 साल के होने चाहिए मिनिमम एज फॉर अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ लोकसभा इज 25 ईयर। और एमपी होते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके लिए भी 25 साल की एज होनी चाहिए। मिनिमम एज फॉर अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा 30 ईयर। बट यदि आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम एज फॉर अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज एमएलसी शुड बी 30 ईयर्स। तो एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ जिन स्टेट में असेंबली और काउंसिल दोनों होती हैं वहाँ एमएलसी बनते हैं, तो उनकी भी एज मिनिमम एज 30 ईयर या 30 साल होनी चाहिए उसका इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि विच अमंग फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिश द अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत को ख़त्म करने वाले या बैन करने वाले इनमें से कौन से आर्टिकल हैं हमारे संविधान में। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। आपको बताना है इसमें से कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में जो छुआछूत को नल एंड वॉइड या ख़त्म करता है या उसके करने पर पनिशमेंट का भी प्रावधान करता है। आर्टिकल 17। तो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड अमंग फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 17। तो हमारे जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट, हमारे संविधान ने उनमें अनटचेबिलिटी से रिलेटेड एक आर्टिकल प्रोवाइड करा रखा है, यानी एक अनुच्छेद प्रोवाइड करा रखा है जो है 17। दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू फंडामेंटल राइट अवेलेबल अगेंस्ट इंडिविजुअल। और ये एक ऐसे कुछ ही राइट हैं जो व्यक्ति इस स्पेसिफिक या व्यक्ति को अवेलेबल हैं, यानी हर एक पर्सन को अवेलेबल हैं। टू मेक अनटचेबिलिटी लॉ फर्दर स्ट्रॉन्ग, पार्लियामेंट पास अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट इन 1955। और इस लॉ को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए हमारी संसद ने 1955 में अनटचेबिलिटी नाम से एक एक्ट भी पास किया। ओके, तो दिस एक्ट वाज फर्दर अमेंडेड एंड रीनेम्ड इन 1976 एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। और इस एक्ट को हमारी संसद ने एक बार फिर इसको अमेंडमेंट किया और 1976 में इस जो एक्ट का नाम था वो बदल कर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट रख दिया गया, अनटचेबिलिटी एक्ट से बदलकर। याद रखना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंस इन अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। आपको बताना है कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन में एक कैंडिडेट कितने रुपए अधिक से अधिक खर्च कर सकता है इलेक्शन लड़ने में। 10 लाख, 25 लाख, 70 लाख या 1 करोड़। ये है 70 लाख। एज पर द करेंट नॉर्म मैक्सिमम लिमिट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंस फॉर कैंडिडेट इज एज फॉलोज। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज 70 लाख फॉर ऑल स्टेट एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के बाकी सारे सभी स्टेट में लोकसभा इलेक्शन लड़ने वाले एक एमपी को 70, एक कैंडिडेट को 70 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति है इलेक्शन कमीशन के अनुसार। गोवा एंड सिक्किम और हैं 54 लाख फॉर अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा एंड सिक्किम 54 लाख। 70 लाख हैं फॉर एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के लिए। 54 लाख फॉर अदर यूनियन टेरिटरीज और अदर जो यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ राज्य शासित
उनके लिए 54 लाख हैं। 28 लाख फॉर बिगर स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, 20 लाख फॉर स्मॉलर स्टेट एंड यूटीज। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली वाज कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। तो आपको बताना है कि दिल्ली को जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी किस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। 63, 69, 91, 93। तो दोस्तों ये 69 कॉन्स्टिट्यूशन 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991 यानी 1991 जो संविधान का 69वां जो संविधान संशोधन एक्ट आया उसके अंतर्गत दिल्ली को नेशनल कैपिटल बनाया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी और NCT। A lieutenant governor was nominated as administrator of Delhi and legislative assembly was created for Delhi। तो एज एडमिनिस्ट्रेटर LG को अपॉइंट किया गया और नॉमिनेट किया जाता है। आपको बताना है किसके द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट प्रोहिबिट कंडक्टिंग ऑफ एडमिशन टेस्ट इन स्कूल्स। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेक्शन है राइट टू एजुकेशन फ्री एजुकेशन के अंतर्गत जो सेक्शन है जो स्कूल में एडमिशन लेने से पहले टेस्ट को बैन करता है कि आप टेस्ट के अनुसार टेस्ट लेके स्टूडेंट को एडमिशन नहीं लोगे। सेक्शन 11, सेक्शन 13, सेक्शन 15, सेक्शन 17। तो है सेक्शन 13 ऑफ RTE यानी राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड फॉर अ नो कैपिटेशन फी एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। तो आप कोई भी टेस्ट नहीं ले सकते हैं, ना ही कोई ऐसी मेरिट बना सकते हैं एडमिशन के टाइम। ये RTE एक्ट में सेक्शन 13 या 13 में ऐसा प्रोविज़न दिया गया है। सेक्शन says that no school or person shall while admitting a child collect any capitation fee and subject a child or his or her parents or guardian to any screening procedure। तो कह सकते हैं कि सेक्शन 13 के अनुसार कोई भी स्कूल या पर्सन एडमिशन लेने वाले बच्चों से किसी भी तरीके का टेस्ट या रुपए नहीं ले सकते हैं, ना ही उनके गार्जियन और पेरेंट्स से। इफ़ वन डज पेनाल्टी अप टू 10 टाइम ऑफ बास चार्ज में भी इम्पोज। अगर यदि ऐसा कोई करता है तो जो भी उसने फ़ी ली होगी उसका 10 गुना उसके ऊपर उसका फाइन पड़ेगा स्कूल पर। विच अमंग फॉलोइंग एक्ट वाज नोन एज अनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। आपको बताना है 1919 का ऐसा कौन सा एक्ट है इसमें से जिसको अनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन आर्म्स एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, एल्बर्टविल रॉलेट एक्ट। तो है इंडियन आर्म्स एक्ट या रॉलेट एक्ट, सॉरी। प्लीज नोट दैट दिस एक्ट रिगार्ड द रॉलेट सत्याग्रह। गांधी जी कॉल्ड इट अ ब्लैक एक्ट एंड इट टुक अवे हबीस कॉर्पस। रिट होती है वो इसके तहत जो लोग अपना राइट मांगते हैं वो नहीं मांग सकते। विच फॉर्म द बेसिस ऑफ सिविल लिबर्टीज इन इंग्लैंड। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हु अमंग फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज अ रिटर्निंग ऑफिसर इन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। इलेक्शन कमिश्नर, लोकसभा सेक्रेटरी जनरल, लोकसभा स्पीकर, पर्सन नॉमिनेटेड बाय इलेक्शन कमीशन। को बताना है कि जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसमें रिटर्निंग ऑफिसर या जो प्रेसिडेंट का कौन होता है। लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। वाई कन्वेक्शन, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा एंड सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा आर अपॉइंटेड एज अ रिटर्निंग ऑफिसर बाय रोटेशन। For 2017 presidential election, Secretary General Lok Sabha was appointed as a returning officer. Therefore, for the 2011 presidential election, Secretary General Rajya Sabha has been appointed as a returning officer। आप याद रखें। Chairman of Finance Commission is ex officio Chairman of Monetary Policy Committee, Tax Policy Council, Tax Policy Research Unit या none of the above। तो है none of the above। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ टैक्स पॉलिसी काउंसिल। तो याद रखना कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वही इस टैक्स पॉलिसी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। RBI गवर्नर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आपको याद रखना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो रेपो रेट डिसाइड करती है इन्फ्लेशन पे या डिफ्लेशन पे, उसके जो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं वो RBI गवर्नर होते हैं। Tax Policy Research Unit is headed by an officer of level of Chief Commissioner as functional level alternatively from CBDT and CBEC। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स और PGI। तो यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इज कंपाइलिंग दिस स्कूल इंडेक्स। आपको बताना है कि जो
HRD मिनिस्ट्री है, क्या वो इस इंडेक्स को कंपाइल करती है? इंडेक्स विल असेस स्टेट ऑन 500 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम। और क्या ये इंडेक्स 500 ग्रेडिंग पॉइंट सिस्टम पर डिफरेंट स्टेट को ग्रेड करता है? आपको बताना है विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों बी, यानी बी का मतलब दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दैट मीन पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ कंपनी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। आपको बताना है कि संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत पंचायत को संवैधानिक अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 219, आर्टिकल 239, आर्टिकल 243, आर्टिकल 226। तो है आर्टिकल 243, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत एक नया पार्ट हमारे संविधान में जोड़ा गया जिसको है पार्ट 9, जिसमें पंचायत कवरिंग प्रोविज़न है फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 242 ओ के न्यू 11 शेड्यूल कवरिंग 29 सब्जेक्ट वर्ड आल्सो एडेड। और इसी संविधान संशोधन में 11वां शेड्यूल भी हमारे संविधान में जोड़ा गया जिसमें 29 सब्जेक्ट हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन, अगला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉन्सिडर्ड फेडरल इन नेचर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फेडरल फीचर। आपको बताना है कि हमारे संविधान को फेडरल बोला जाता है एज नेचर और यूनिटरी इन स्पिरिट। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फीचर है जो हम फेडरल फीचर को नहीं बताता है। 3 टायर गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाइकैमरलिज्म, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों जो डी है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फेडरल फीचर। देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्सिडर्ड फेडरल इन नेचर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। ये हमारा संविधान है जो कि फेडरल इन नेचर और यूनिटरी इन स्पिरिट बोला जाता है। फेडरल इन नेचर मीन्स कि हमारे यहाँ स्टेट को ऑटोनॉमी है कि स्टेट में यदि किसी स्टेट में डिफरेंट गवर्नमेंट है तो वो अपने अनुसार उसके काम कर सकते हैं, बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई भी राज्य है वो भारत से अपने आप को अलग कर सकता है। तो देख सकते हैं कि स्पिरिट में सब एक हैं। इट हैज़ फीचर्स ऑफ फेडरेशन, कोडिफाइड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, 3 टायर गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। हमारे यहाँ फेडरेशन का एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है 3 टायर गवर्नमेंट। देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट एज पंचायत सिलेक्शन, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यू डेफिनेशन बनाई है बेसिक स्ट्रक्चर की कि आप उसको बदल नहीं सकते हैं, ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं किसी भी पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा। तो आपको बताना है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आपको बताना है कि इनमें से बेसिक स्ट्रक्चर के कौन कौन से पार्ट हैं। तो हमको तो यही लगता है कि सभी हैं, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव। सुप्रीम कोर्ट इज एट टू डिफाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम वेरियस जजमेंट, फॉलोइंग फीचर्स मेंशन अबव हैव इमर्ज एज बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डीमेरिट ऑफ प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको बताना है कि प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कौन कौन से डीमेरिट्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में लीड टू ऑटोक्रेसी, नैरो रिप्रेजेंटेशन। सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन से इनमें से डीमेरिट्स हैं। तो ये हैं 1, 2, 3 एंड 4, यानी सभी। फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द डीमेरिट ऑफ प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में लीड ऑटोक्रेसी एंड नैरो रिप्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हु कैन पास अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने के लिए इनमें से कौन एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है? काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा, लोकसभा, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये हैं काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबर ऑफ राज्यसभा। दोस्तों ये देखो क्वेश्चन का